हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पार्ट टाइम ट्विटर। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था और उसमें हमने बहुत सारे डेरिवेशंस भी देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बचे हुए टॉपिक्स जो कि थे सेल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। जिन लोगों को पहले के टॉपिक्स आते हैं हाँ वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन पढ़ना है या सेल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। बाकी फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है सेल कॉम्बिनेशन। तो सेल कॉम्बिनेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना, दो तरीके से कॉम्बिनेशन बना के कि कैसे कनेक्ट किया है। कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि हमने सेल्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, वैसे ही हमारे पास सेल को कनेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास सीरीज होता है, एक हमारे पास पैरेलल होता है। तो अब सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम बात करंट की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ की, या फिर हम इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो सीरीज होता है, सीरीज में करंट तो थ्रू आउट सेम रहता है, पर क्या हमारे पास ईएमएफ या वोल्टेज सेम रहता है? नहीं, वो अलग अलग होता है ना। तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम करते हैं ई1 प्लस ई2 प्लस जितना भी जहाँ तक हम जाते हैं। तो सपोज हमने एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए हैं तो ई एन तक हम इसे प्लस करेंगे। अब मैंने जो सेल्स लगाए हैं ना, उन सबका ईएमएफ क्या है, इक्वल है, और वो किसके बराबर है, वो ई के बराबर है। तो ये हमारे पास ई प्लस ई पूरा ई एन तक प्लस होगा, और ये इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ई आ जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका सीबीएसई में आ जाता है, मतलब है ना ऐसे में। तो जब हमने ऐसे लगाया है, एन नंबर ऑफ सेल्स को लगाया और सबका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो हमारे पास जो ई इक्विवेलेंट होगा वो एन ई आएगा। अब हम आर इक्विवेलेंट देखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो क्या होता है, सबका एल्जेब्रिक सम हो जाता है। तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने होंगे, एन होंगे। ये भी सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर। देखो ये क्या था हमारे पास, ये तो था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ सर्किट में मैंने क्या एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी रखा है। तो अब जब हम करंट लिखेंगे तो करंट लिखते हुए हमें क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इन सबको कंसिडर करना पड़ेगा। तो करंट कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I होगा हमारे पास V अपॉन आर। तो V मतलब कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट हमारे पास एक तो ये आएगा, इक्विवेलेंट तो हमने ये लिख दिया, और नीचे जो आर इक्विवेलेंट है ना, उसमें एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का आएगा, ये किसके वजह से आया, सेल के वजह से था। और एक कौन सा आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी आएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने सिर्फ एक ही लगाई है, वो भी कैसे, सीरीज में कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस तो हमेशा क्या करते हैं हम, प्लस ही करते हैं सीरीज वाले। तो ये आ जाएगा हमारे पास एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। करंट हम ऐसा लिखेंगे कौन से कॉम्बिनेशन में, जब हमने सेल्स सीरीज में कनेक्ट किए होंगे। और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम कैसा है कि पहले हमारे पास इतने सारे सेल्स थे, अगर मुझे उन सब सेल्स को एक ही सेल से रिप्लेस करना हो तो मैं कौन सा ईएमएफ का, उसका ईएमएफ कितना होगा, तो उसका ईएमएफ इन सब का टोटल ईएमएफ होगा, और आर इक्विवेलेंट भी इन सब की इंटरनल रेजिस्टेंस को प्लस करके आएगा। तो जितना ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे ना ईएमएफ, उतना ही ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो पैरेलल में आप सबको पता है कि करंट चेंज होता है और वोल्टेज क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो अगर मैंने एम नंबर ऑफ सेल्स लगाए, इतने पिछली बार मैंने एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए थे, अब मैं एम नंबर ऑफ सेल्स लगाऊंगी। एम नंबर ऑफ सेल्स लगा रखे हैं मैंने। तो अब ई इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो ई यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, यहाँ भी ई, यहाँ भी यहाँ भी ई, और ये सारे सेम ही ईएमएफ के हैं। तो मेरे पास जो ई इक्विवेलेंट आएगा ना, वो ई ही आएगा, क्योंकि सब सेम ही थे और वोल्टेज तो वैसे भी पैरेलल में चेंज नहीं होता है। तो ई इक्विवेलेंट मेरे पास ई ही आ गया। और आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, अब आप सबको पता है ना पैरेलल में हम कैसे करते हैं, प्लस यह आएगा हमारे पास, जितना भी हमारे पास ये होंगे R1 R2 के साथ इंटू इंटू करके RM तक अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड RM तक। ये कैसे किया है, ये वही फॉर्मूला है जैसे पहले ऐसे करते थे ना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से लेकर 1 अपॉन RM तक। यही मैंने इसको एक स्टेप फर्दर लिख दिया ना यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करके ऐसा आएगा। तो मतलब वैसा ही जैसे आप हमेशा से निकालते आ रहे हो क्लास 10 से, आर इक्विवेलेंट हमारे पास पैरेलल में ऐसा ही सेम फॉर्मूला ही है, और ई तो चेंज नहीं होगा, तो वो ऐसा ही रहने वाला है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करंट लिखेंगे, तो इसमें भी यही होगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल वाला आर ना। एक्सटर्नल वाला देखो, एक्सटर्नल वाला मैंने डायरेक्ट प्लस कैसे किया, एक्सटर्नल वाला सीरीज में ही लगा हुआ है उसके साथ, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट प्लस हुआ है।
नीचे। अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास ना सारे आर सेम थे, तो अगर मेरे पास सारे आर सेम है तो ये मेरे पास आने वाला है आर। तब देखो ये क्या है, ये तो मैंने तब लिया ना जब मैंने एलसीएम लिया होगा। तो अगर मेरे पास आर सेम ही चल रहा है तो एलसीएम मेरे पास आर ही आएगा। और नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास एम। कैसे, ये सारे वन 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 प्लस हो जाएंगे, तो कितने टाइम्स ये एम टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर आ गया एम। तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आया इस कनेक्शन में, जहाँ पे सारे सेल क्या है सेम ही लिया है मैंने, तो इसमें आर इक्विवेलेंट आ गया आर अपॉन एम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ई अपॉन आर अपॉन एम प्लस आर, जो कि आगे जाके हो जाएगा एम ई अपॉन एम प्लस सॉरी आर प्लस एम आर। क्या हो गया आपके पास। क्वेश्चन में ना पेपर में मतलब ज़्यादातर ऐसा ही आता है कि आपने एक ही टाइप का सेल रखा हुआ है, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, और तब ऐसा पूछ लेता है एमसीक्यू में। तो ये चीज़ें आप ज़रा ध्यान रखना। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट टॉपिक में ऐसा डाउट आ रहा कि चलो अगर हमारे पास सीरीज में अलग अलग सेल आ गए तो हम कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो अलजेब्रिक सम करना है सिर्फ। लेकिन अगर पैरेलल में ऐसा हो गया कि ये मेरे पास है E1 और ये मेरे पास है E2, यानी कि दोनों सेल क्या हैं, अब दोनों सेल मैंने अलग अलग लिए हैं, ये है EMF E1 का और ये है EMF E2 का। तो कैसे करेंगे, देखो दो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी ना दो के लिए ही फॉर्मूला लिखा है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। वैसे आया नहीं है अब ऐसा सीबीएसई में अलग अलग, बट फिजिक्स का ही हर बार टफ होते जा रहा है, तो वी नेवर नो, कुछ भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे अभी। तो फिर उसका फॉर्मूला ये एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका अगर हमारे पास R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका R2 है, तो ये ऐसा आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और ई आर इक्विवेलेंट तो आप निकाल ही लोगे, आर इक्विवेलेंट तो वैसे ही कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो कैसा आता है वैसे ही करना है। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देख लेना। इसका डेरिवेशन लिखा है, इसका डेरिवेशन हमने ओम्स लॉ से ही किया है, फिर कंपेयर करके लिख दिया कि ये ई इक्विवेलेंट है और ये वाला आर इक्विवेलेंट है। ठीक, अब हमारा इसके साथ होता है पहला टॉपिक खत्म। अब हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे जंक्शन का क्या मतलब हुआ। जंक्शन हमारे पास क्या होता है, तो आपको ये दिख रहा है ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारे पास तीन वायर्स या तीन से ज़्यादा वायर्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, या फिर ऐसे चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमारे पास जंक्शन है। बस दो जहाँ पे मिलते हैं उन्हें जंक्शन नहीं बोलते ना, वो सीधा एक टर्निंग पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके तीन वायर्स मिल रहे हैं, दो से ज़्यादा होने चाहिए बेसिकली। तो ये आपके पास क्या है, जंक्शन है। अब जंक्शन का क्या मतलब हुआ, सपोज यहाँ से आ रहा है करंट I1 और यहाँ से भी आ रहा है करंट I2, तो अब सारी जगह से तो आ नहीं सकते ना, तो मतलब यहाँ से जा रहा है करंट I3। तो इसमें होता है ना, इसमें सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब होता है इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट, यानी आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या, देखो ये आ रहा है ये भी आ रहा है लेकिन ये जा रहा है, तो आने वाला इनकमिंग क्या है I1 प्लस I2 और आउट गोइंग क्या है I3। बस हमें इक्वेशंस ही बनाने होते हैं दोनों लॉ में। क्यों किरचॉफ्स लॉ हम यूज़ ही क्यों करते हैं, किरचॉफ्स लॉ हम इसीलिए यूज़ करते हैं ना, ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं उसमें मतलब ऐसे वाले सर्किट पढ़ेंगे अब हम जिसमें दो दो बैटरीज भी लगी होंगी आपके पास, और अलग अलग सर्किट ऐसे लगेगा कि बहुत सारे सर्किटों को मिला के एक सर्किट बना दिया, तो वो वाले सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर पाएँ। तो उसमें हमें क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम करंट लॉ ही यूज़ करते हैं, सबसे पहले करंट लॉ की ही इक्वेशन बनती है, जिसके लिए आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात याद रखनी है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। उसके बाद सिंपल से बन गया यहाँ पे इक्वेशन। ये सिर्फ जंक्शन जंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं हम ये लॉ। अब इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है हमारे पास कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ना जंक्शन कोई करंट हमें दे रहा है एक्स्ट्रा, ना जंक्शन कोई करंट खा दे रहा है हमारा। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये लॉ हमारा बेस हो गया बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा भी। ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज जंक्शन पे गायब हो रहा है या फिर जंक्शन से कोई नया चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने तो क्या बोलोगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है लॉ। हम देखेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, जो कि है लूप लॉ बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें ना हम लूप्स बनाते रहते हैं सर्किट में। देखो मैं बोली थी ना हम सर्किट कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ये अलग पढ़ते थे और ये अलग पढ़ते थे, अब ये कोई एक ही बना दिया है। तो ऐसे ही सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि आप इस पे कैसे अप्लाई करोगे। पहले हम देखते हैं लूप लॉ होता क्या है। इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, पहला वाला करंट लॉ था, ये वाला क्या है वोल्टेज लॉ है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, KVL बोलेंगे।
और इसका मतलब क्या होता है, जैसे उसमें तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग था, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास ना जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे मैं किसी इस पॉइंट से शुरू होती हूँ, मान लो इसको ए, मैं इस पॉइंट से शुरू हो रही हूँ और वापस घूम के पूरा यहाँ तक आ रही हूँ, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं यहीं आई घूम के पूरा, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। तो ये यही कहता है कि आप जब एक पूरे लूप में घूम रहे हो ना, एक पूरे ऐसे सर्किट में घूम रहे हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम करूंगी वो किसके बराबर आएगा, वो जीरो के बराबर आएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक पॉइंट से शुरू करोगे और उसी पॉइंट पे वापस आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा ही, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो इसी पॉइंट का पोटेंशियल इसी से माइनस करके जीरो ही आएगा। तो ये बात पता तो थी, लेकिन कुचॉफ ने क्या किया, इतनी सी बात को ही एक रूल बना दिया, मतलब इस बात का उसने रूल बना दिया, इस बात का उसने रूल बनाया और वो हमारे बहुत काम भी आ रहा है। तो इसमें देखते हैं हम, और ये बेस्ड किस पे है। अब देखो, जो करंट आएगा या जो भी वोल्टेज आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए आ रहा है ना, आ तो वायर से रहा है लेकिन रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए आ रहा है। तो इसमें पोटेंशियल कैसे लिखते हैं हम, V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं। ये क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ। तो कोई हमसे पूछता है कि ये किस पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऐसा लग रहा है ना कि दो सर्किट है, तो हम दो लूप बनाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, देखो बैटरीज भी तो है। तो मैं लूप बनाती हूँ इस तरफ को, और करंट के डायरेक्शन मैंने पहले से ही ले रखे हैं, जो एरोज है ना ये करंट के डायरेक्शन बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने करंट क्या लिया है, इसको मैंने I1 माना है, इसको मैंने I3 माना है, और इसको मैंने I2 माना है। और ये क्या है, जंक्शन है। जो हम जंक्शन लॉ की बात करते हैं ना, तो एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा और ये भी जंक्शन है, इन दोनों जंक्शन का इक्वेशन तो सेम ही होगा। अब देखो I1 I2 I3, तीन तीन वेरिएबल है मेरे पास, तो मुझे तीन इक्वेशन भी करनी होगी, ये हम करंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं इन लॉस का। तो तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैं KCL से बना देती हूँ। KCL एट ए, कहाँ अप्लाई कर रही हूँ मैं KCL को, ए पे, यहाँ पर। इसको भी बोलेंगे, दोनों जंक्शन पे ना सेम ही आ जाता है। हम यहाँ देखेंगे, अब देखो I1 और I2 क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, और अंदर कौन आ रहा है, I3 आ रहा है। यानी कि I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ मैंने लूप बनाया था ऐसे में, अब इस लूप को जब बना दो ना, तो लूप के साथ चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली पोटेंशियल क्या है, 45, ये तो डायरेक्ट पोटेंशियल है। अब मैं KVL अप्लाई कर रही हूँ, KVL फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप यानी जो ऊपर वाला लूप है मेरे पास, ठीक ऊपर वाले लूप में मैं KVL अप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले लिखूंगी 45, ये क्योंकि ऑलरेडी वोल्ट में है तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, बस 45 प्लस, अब ये मेरे पास 1 ओम है, क्या V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आई कौन सा वाला आ रहा है, देखो I1 सीरीज में तो चेंज होता है, यहाँ यहाँ I3 लिखा है ना, तो ये I3 चल रहा होगा, यहाँ भी I3 होगा। तो ये 1 है तो R मेरे पास 1 है, तो मैं सीधा लिखूंगी I3। और ये मेरे पास 40 ओम है, यहाँ पर भी क्या होगा, I3 होगा, और ये लूप के साथ चल रहा है ना, इसी तरफ को लूप का डायरेक्शन है, तो ये भी आएगा प्लस 40 I3। ये भी लूप के साथ ही चल रहा है, ये I1 है, I1 अभी कोई जंक्शन नहीं आया, तो ये यहाँ पे I1 ही रहेगा, प्लस 30 I1। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो पूरा सम होता है, कि इस पॉइंट से शुरू हुई थी मैं, इसी पॉइंट पे वापस आ गई, यहाँ 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरे पास। अब मैं जो I3 वाले टर्म्स है इनको प्लस कर दूंगी, 40 I3 प्लस 30 I1 इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अभी तीन वेरिएबल है मेरे पास, I1 I2 I3, तो मेरे पास एक और इक्वेशन आनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तब ये मैं किस में लगा रही हूँ, सेकेंड लूप पे लगा रही हूँ। सेकेंड लूप यानी ये वाला, तो इसमें मैं इधर को बनाती हूँ। अब लूप का डायरेक्शन क्या रखना है, आप कोई सा भी रख सकते हो, बस अपना साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना। करंट का और लूप का डायरेक्शन सेम है तब तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मेरा करंट का और लूप का ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, माइनस आई आर लिखूंगी, प्लस आई आर नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, माइनस आई आर लिखूंगी। तो फिर अब लिखते हैं इसके लिए, सबसे पहले 80 प्लस, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई कि कितना ओम है, इसको मान लेते हैं हम 10 ओम, ठीक है। तो ये हो गया 10, और यहाँ I2 चल रहा है, 10 I2 प्लस यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी I2 ही चल रहा है, 20 I2। ये देखो सेम डायरेक्शन, प्लस पॉजिटिव वाले से बाहर निकले, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में ही है, तो प्लस 45 प्लस 1 I3 प्लस 40 I3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब 80 और 45 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 125। I2 को ऐड कर दो, प्लस 30 I3 को ऐड कर दो, प्लस 41 I3। तो क्या तीन इक्वेशन मिल गई आपको, तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन, तो ये तो सॉल्व हो जाएंगी। बस अब इन्हें इधर उधर एक दूसरे की वैल्यू पुट करना है, कभी एलिमिनेट करना है,
और फिर ये सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सर्किट में बहुत सारे करंट होंगे, कभी I6 तक भी जा सकता है, तो उसमें जंक्शन लॉ को वाइजली यूज़ करके लूप बना बना के सॉल्व करना है। इसे करने में ना बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जिसको जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से आएगा। और ये क्वेश्चन आता भी ठीक ठीक मार्क्स में है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये लूप बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम पहुंच गए अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा होता है वो कुछ ऐसा नज़र आता है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको गुमराह करने के लिए ऐसा दिया हो तो बिल्कुल भी उसके झांसे में मत आना। ऐसा होता है, देखो, जहाँ से वोल्टेज कनेक्टेड है ना इन दो टर्मिनल से, वहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस कहाँ होता है, रेजिस्टेंस वहाँ होता है जहाँ पर आपके वोल्टेज के टर्मिनल्स नहीं है ना, ये वोल्टेज यहाँ पर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये केयरफुल रहना है इसमें। कभी कभी ये करेगा, पूरा सेटअप भी ऐसे ही बना देता है वो ना, यहाँ से वोल्टेज लगा देता है, यहाँ से लगा देता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं पर हो तो उसको, वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। चाहे वो आपको रेशो बराबर करके दे या कुछ भी करके दे, वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये वाला है हमारे पास। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास होता है ना, वो इतना स्पेशल क्यों होता है, उसे हम अलग से भी क्यों पढ़ते हैं, तो ये भी एक सर्किट अरेंजमेंट ही। तो इसमें ना जो बैलेंस्ड केस होता है वो हमें पढ़ना होता है। बैलेंस्ड ब्रिज बोलते हैं उसे, बैलेंस्ड ब्रिज। तो वो कैसा होता है कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल होता है, देखो ये सॉल्व करने में थोड़ा हार्ड होता है। किरचॉफ्स लूप बनाते हैं हम, वैसे ये है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लूप भी। एप्लीकेशन ऑफ जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना हमारे पास, वो है एप्लीकेशन ऑफ, इसकी जो कंडीशन है ना वो हमें एप्लीकेशन ऑफ केवीएल से ही पता चलेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ना इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि जो इस टाइप के सर्किट्स होते हैं वो इजीली सॉल्व हम कब कर पाएंगे, अगर सीरीज में होता तो मजे ही आ जाते हैं ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा ही कंडीशन होता है कि जो ये R5 है ना, इसमें से ही करंट फ्लो नहीं करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम पे बन गया तो यहाँ पर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये करके देखा था। फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जब हम लगाएंगे तो बैलेंस कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जीरो आ जाएगा। तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए, ये सीरीज में कनेक्ट हो गए, और फिर आपस में ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। पर ऐसा कब होगा, अब हमें देखते ही पता होना चाहिए ना कि हमें यहाँ से निगलेक्ट करना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो इसका यूज़ हम तभी कर पाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमारे पास होती है कि करंट थ्रू R5 क्या है हमारे पास, जीरो है। तो अब हम लगाएंगे इस लूप में KVL, इसमें भी और इसमें भी। तो अगर मैंने इसमें लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, R2 प्लस IR2 प्लस IR1 प्लस, ये तो ज़ीरो हो गया ना, मैं मान लेती हूँ यहाँ से आ रहा है I1 I2 I3। तो R2 में मेरे पास क्या, I2, और R1 में मेरे पास है I3। और इसका, और I2 का जो मेरे पास डायरेक्शन है वो भी क्या है, इसका उल्टा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इधर मैं ले लेती हूँ I4 जो कि ज़ीरो ही होना है। तो इधर मेरे पास आ जाएगा I5, लेट्स से I5, और ये मेरे पास होगा I6। तो देखो, अगर ये हमारे पास वैसे भी ज़ीरो हो गया, यहाँ पर अगर करंट ज़ीरो है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब, तो मेरे पास I3 I5 के ही बराबर हो जाएगा, और I2 I6 के ही बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ यहाँ पर, ये तो इक्वल टू ज़ीरो आ गया मेरे पास। अभी लूप वन के लिए ये कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन है, ये कोई नहीं पूछेगा, बस मैं बता रही हूँ कि इसमें हमारे पास कुछ किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन कैसे आएगी, ये दिखाने के लिए कर रही हूँ मैं बस, ठीक। तो मेरे पास आई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लिखूँगी दूसरे लूप के लिए, दूसरा लूप यानी ये वाला लूप। अब मुझे पता है कि मेरा जो I6 है वो I2 के बराबर है, और जो I5 है वो I3 के बराबर है, तो मैं उन्हें डायरेक्ट वही लिखूँगी, ओके। तो सेकेंड लूप के लिए मैं कैसे लिखूँगी, सेकेंड लूप में मेरे पास ये माइनस I6 R3 प्लस R4 I5 प्लस ज़ीरो, ये वाला तो ज़ीरो है ना हमारे पास, ये नेगलेक्ट हो रखा है बीच वाले का। ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर ना हमारे पास कोई वोल्टेज है भी नहीं, और वैसे भी हम जब वापस घूम के उसी जगह पे आते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। अभी हमने KVL पढ़ाई है, तो ये भी क्या हो गया, R4 I5 इज इक्वल टू I6 I3, I6 R3। और हमें पता है कि मेरे पास I6 I2 के बराबर है, और जो मेरे पास I5 है वो I3 के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि R1/R2 इज इक्वल टू, ये यहाँ चला गया, I2/I3। और जो मेरे पास ये वाला है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि R4/R3 इज इक्वल्स टू I2/I3। तो अब क्या ये रेशो और ये रेशो बराबर है,
यानी R1/R2 इज इक्वल्स टू R4/R3 है। देखो अब इस ये सब करने से हमें पता चला कि रेशो बराबर है, और इस रेशो से हमें क्या पता चला कि जब भी हम हमारे पास ये कंडीशन किसके लिए आई है, जब हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब हमें क्वेश्चन वाला देगा थोड़ी ना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि मेरे पास जो ये दो रेजिस्टेंस है इनका रेशो अगर इन दो के बराबर आ गया तो मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसको ऑमिट कर देना है, पूरा इसे हटा ही देना है, गायब कर देना है यहाँ से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये तो हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए निकाली है ना कंडीशन। तो हमेशा हमें क्या चेक करना है कि ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो फिर ये कैसा दिखता है मुझे सर्किट, एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। फिर ये ऐसा नजर आता है, देखो ऐसा ऐसा नजर आएगा आपको ये। देखो अब मेरे पास जो R1 और R4 थे और जो R2 और R3 थे, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, ये दोनों भी आपस में सीरीज में हो गए। तो पहले इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, फिर जो इन दोनों को प्लस करके आएगा वो, और जो इन दोनों को प्लस करके आएगा वो आपस में पैरेलल में होंगे। तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत ईजी हो गया, लूप वगैरह कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का फायदा। तो आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे यूज़ किया आपने, और उसको यूज़ करके आपके पास एक कंडीशन आई। अब ये कंडीशन जहाँ जहाँ अप्लाई होगी वहाँ वहाँ आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। जहाँ जहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा वहाँ पर इसको ऑमिट कर देना है बीच वाले को, और सर्किट सिंप्लीफाई होकर ऐसा नजर आएगा। तो अब हमने अपना व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है खत्म। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो मैं आप लोग को ये बोलूँगी इसे एकदम ध्यान से पढ़ना, सारे फॉर्मूला याद कर लेना, सब कुछ एकदम अच्छे से देख लेना, रेजिस्टेंस के ग्राफ भी देख लेना। और पार्ट 1 का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही, वहाँ देख लेना, बहुत शॉर्ट में समझाया है। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर करना। प्लस अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस तो मैं करवा ही नहीं रही हूँ, तो देखो अभी ना ये उस बच्चे के लिए जिसको पढ़ना है और वन शॉट में जल्दी जल्दी खत्म करना है, बट समझना भी सब कुछ है कि चैप्टर में क्या क्या है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। उसके बाद मैंने सोचा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ऐसे सर्किट रिजॉल्व करके व्हीटस्टोन आके अप्लाई करना, क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगी, वो अलग से बना दूंगी, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन इतना लंबा होता है ना, उस पर नेट भी उतना लग रहा है, और फिर उसको अपलोड होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अभी हम इसमें से थ्योरी थ्योरी देखते हैं, बाकी क्वेश्चन का वीडियो मैं बाद में अलग से बना दूंगी। उसमें ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अलग अलग क्वेश्चन की हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू, और आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।